नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 8 के चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में आज हम लोग इसके कुछ मेन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका कि इस चैप्टर को ही आप देखो कि ये क्या बता रहा है कि व्यापार से आपका ऑब्वियस सी चीज़ है कि जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उन पे भी कैसे कब्ज़ा हुआ, कंपनी का जो पावर है, ठीक है, वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ। अब कंपनी यहाँ पे क्या है, ये पावर का इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो आपने पहले के चैप्टर्स में, और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री जो है वो पिछला जो आप पढ़ते हो 6 में 7 में वो सब छूटता चला जाता है, ये सब आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब 18th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय में इंडिया जो है वो लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे औरंगजेब, उनके अंडर था, ठीक है। और औरंगजेब जो थे उनको लास्ट मुग़ल एम्परर माना गया है और उनकी डेथ हुई है 1707 में। तो इस समय में जो भी रूलर्स थे, उनके जितने भी रीजनल किंगडम्स थे वो आपस में टूट रहे थे, सब इस तरह से बिखर रहे थे कि ऑब्वियस चीज़ है कि कोई भी आता और इन पे कब्ज़ा कर लेता। तो इस समय में इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं ये सब के सब पॉलिटिकल स्टेट्स में बटे हुए थे और यहाँ पे जो बाहर से लोग आए, ठीक है, 16th सेंचुरी में ही आना शुरू हो गया था बाहरी लोगों का। अब बाहरी लोग जो थे वो जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, आपस में सब झगड़ रहे हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है। तो आप ऐसे भी देखोगे कि डिवाइड एंड रूल जो है वो ऐसे में लागू हो ही जाता है। तो जो ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी 16th सेंचुरी में ही स्टार्ट कर लिया था और इनकी नज़र थी कि कैसे यहाँ पे टेरिटोरियल गेन किया जा सकता है। इसके जो रिच रिसोर्सेज हैं, ठीक है, भारत की मिट्टी के, तो उन सबको हथिया कर और किस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी से, ठीक है, और इंडिया के रूलर तक का सफ़र तय किया है। इन्होंने किस तरह से इतने विशाल से भारत के जितने भी टेरिटरीज़ थे उन पे अपना कब्ज़ा जमाया और लगभग 200 साल की गुलामी भारत को उपहार स्वरूप दे दी थी। तो कहा गया कि इस समय में जो मुग़ल गवर्नर्स थे, जिनको सूबेदार्स भी कहा गया है, और बिग ज़मींदार जो थे, इन सब के पास अपना स्मॉल किंगडम था, ठीक है। जैसे कि आप महाराजा रंजीत सिंह की बात सुने होंगे, वो थे। और भी ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे नवाब्स थे। हैदराबाद के निज़ाम का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये जो भी थे ये सब ऐसा, इनको फ़र्क नहीं था कि उस राज्य में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, सबको अपना अपने राज्य की पड़ी थी। दूसरी चीज़ है कि शासक जो है वो निरंकुश भी होते जा रहे थे, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो कब्ज़ा कर पाए थे भारत में। तो अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये कंपनी जो थी वो क्या है। तो इस कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में है इसका EIC, जिसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये आई भारत में 1600 ईस्वी में, 1600 में, और इसने एक रिटन ग्रांट लेकर ये सब आए थे जिसको कि चार्टर कहा गया है, जो इनको दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारा सोल राइट है कि तुम ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो। अब आप सोचो कि व्यापार के लिए राइट, इनको सोल राइट दे रही हैं वहाँ की महारानी। तो ये सब क्या किए, ये बिल्कुल भी बिना डर बिना भय के ईस्ट पहुँचे। और कंपटीशन, ऑब्वियस ही चीज़ है कि सिर्फ यही नहीं पहुँचे थे, ये इंग्लैंड से पहुँचे थे ब्रिटिशर्स जो थे, लेकिन इस समय में जो पोर्टुगीज़ थे, ठीक है, फिर कि डच हैं, फ्रेंच हैं, ये सब भी पहुँचे थे खोजते खोजते भारत को। तो पोर्तुगीज़ ने 1498 में कालीकट पहुँचने का काम किया था इन्होंने। फिर डच जो है वो पुलिकट में पहुँचे थे 1595 में, और फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी पहुँचे थे 1664 में। पौंडीचेरी का अभी नाम पुडुचेरी है, ठीक है, ये बदल दिया गया है। तो इस समय में जो आप देख सकते हो कि पहुँचे तो बहुत लोग थे, लेकिन आखिर लास्टली यूरोपियंस जो थे, ठीक है, उसमें जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन यही क्यों रह पाए यहाँ, कुछ तो रीज़न रहा ही होगा, ठीक है, कि ये यहाँ पे
बसे भी, व्यापार भी किए और सारा का सारा भारत जो है वो कब्ज़ा भी कर लिए। कुछ तो इनमें बात रही होगी, है ना। तो इसके बाद में फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये यूरोपियंस आए थे अगर, ठीक है, ये यूरोपियंस अगर भारत पहुँचे थे तो इनको आखिर ऐसा क्या फ़ायदा था। तो सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि इनको ऐसा नज़र आया था कि बहुत लार्ज प्रॉफिट है भारत पहुंचने पे। जैसे कि जो वास्को डिगामा है, इसने डिस्कवर किया था न्यू सी रूट, ठीक है, और कालीकट पहुंच गया। फिर है ये ऑब्वियस ही चीज़ है कि पहुंचा था किस चीज़ के लिए, तो पेपर आप समझते हैं, उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है, काली मिर्च को कहा जाता है, ठीक है। तो कालीकट से ये इसका ये 26th प्लेस था, जहाँ पे कि ये ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप इटली में अगर ख़रीद रहे हो उस चीज़ को तो वो वहाँ पे महंगा है, लेकिन अगर भारत में ख़रीद रहे हो तो वो सस्ता है। तो वो क्या किया था कि वो आया और वो बड़े बड़े कार्गो में जब यहाँ से रिटर्न होने लगा तो उसने क्या किया कि वो बहुत सारा यहाँ से ले करके चला गया ब्लैक गोल्ड या काली मिर्च। तो कहा गया है कि इस समय में इवन आप देखोगे कि इंडियन जो टेक्सटाइल्स था वो भी काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी का था। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो गन पाउडर है, इंडिगो है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत की आप कह सकते हो कि बेस्ट क्वालिटी थी, बेस्ट मटेरियल था। तो ये वास्को डिगामा साथ में लेता चला गया था इन चीज़ों को। और जब ये पहुंचा तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि उन जगहों पे बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ गई थी। तो बहुत लोग तो इसलिए भी भारत की तरफ आकर्षित हुए थे क्योंकि जो चीज़ें थी वो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड थी, ठीक है। तो ये तो था कि हाँ, किस तरह से खोज हुआ और किस तरह से वास्को डिगामा ने खोजा था भारत को। अब है कि आप देखोगे कि जो ये यूरोपियंस हैं, ये किस तरह से इनके भारत में पैर जमे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोर्तुगीज़ की। तो इन्होंने भारत को बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग सेंटर की तरह ट्रीट किया। ये अपने मर्चेंट्स और एजेंट्स को कोचीन, गोवा और दमन में सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और इन्होंने छोटे छोटे लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, ठीक है, जिसमें कि अरब्स का नाम आता है कि अरब्स यहाँ पे पहले से थे तो उनसे इनकी लड़ाई हुई थी। उसके अलावा इन्होंने जो भारतीय रूलर्स थे उनके साथ भी म्यूचुअल यहाँ पे बैटल चल रहा था, क्योंकि एक बाहरी भी आया हुआ है जो अरब्स है वो भी, और जो भारतीय राजा है वो भी। अब इन दोनों से इनको लड़ना पड़ रहा है पोर्तुगीज़ को। क्यों? क्योंकि मैं बेहतर वाली जंग यहाँ पे चल रही थी कि कौन अपना यहाँ पे व्यापार करेगा। तो कहा गया है कि ज़्यादातर इन्होंने नेवल बेसिस को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा फोर्ट्स बनाए और जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था। इवन कि इनका जो होमलैंड था, ठीक है, स्पेन, वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं किया था। ये सीधे सीधे ऐसा नहीं करते थे कि ये चले गए स्पेन और वहाँ पे जा कर के और बेचना शुरू कर दिया। नहीं, ये क्या किए कि ये भारत में ही रहे और यहाँ पे कंसंट्रेट किए कि यहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ पे कि अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये तो था आपका पोर्तुगीज़ का जो भी दिमागी फितूर आप कह सकते हो। नेक्स्ट आप देखो डचेस जो हैं वो किस तरह से अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को भारत में कौन कौन से जगह पे इस्टेब्लिश किए थे। तो सूरत, अहमदाबाद और गुजरात इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर था डचेस का। कहा गया कि नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट में जो था, ठीक है, जैसे कि चिंसुरा, बंगाल, पटना और आगरा, तो ये कुछ सेंटर्स थे जहाँ पे डच जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ट्रेडिंग सेंटर। उसके अलावा परचेज़ क्या क्या करते थे ये लोग, तो इंडिगो है, सिल्क है, कॉटन टेक्सटाइल। उसके अलावा आप देखोगे कि मसाले हैं उसको भी ये लोग परचेज़ कर रहे हैं। और ओपियम, ओपियम आप समझते हो अफ़ीम को कहा गया है, ठीक है। कहा गया कि 18th सेंचुरी में ये ब्रिटिशर्स जो हैं, ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स के सामने ये लोग टिक नहीं पाए डच, और इनको फाइनली 18th सेंचुरी आते आते यहाँ से हटना पड़ा था। तो आप देखोगे कि जो जहाँ बसे, जैसे पोर्तुगीज़ अगर आपका ये अगर कालीकट, कोचीन और कोचीन, गोवा, दमन इधर थे तो आज भी आपको इनकी छाप मिलेगी उन जगहों पे, और लोगों के कल्चर में भी उसकी छाप आपको दिख जाएगी। अब डच हैं कि ये भी जहाँ जहाँ बसे तो इनकी थोड़ी बहुत पहचान वहाँ भी रह गई है। थर्ड जो है वो है फ्रेंच,
ठीक है। तो फ्रेंच जो हैं ये भी ट्रेडिंग के लिए ही आए थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पोर्तुगीज़, डच और ब्रिटिशर्स पहुँचे थे उसी तरह से। तो ये पहुँचे कब? 1664 में पहुँचे ये। और फ्रेंच गवर्नमेंट ने असाइन किया था इनको कि हाँ ठीक है, तुम लोग भी जाओ और गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हें लोन भी मिलेगा और गवर्नमेंट तुम्हें रैपिड प्रोग्रेस के लिए तुम्हें हेल्प भी करेगी। तो जाओ तुम भी जा कर के वहाँ पे अपना दुकान लगा लो, मतलब व्यापार सेट कर लो। तो ये इस्टेब्लिश किए अपना सेटलमेंट कहाँ पे इन्होंने किया? तो पौंडीचेरी, ठीक है, फिर है माहे, कराईकल और चंदरगांव में। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो खोली गई थी सूरत में 1667 में, ठीक है। उसके अलावा इनके जो डायरेक्टर जनरलशिप मिली थी वो मिली थी कोई मार्टिन थे उनको। और कंपनी ने जब पौंडीचेरी में बिल्कुल भी अपना कह सकते हो कि अड्डा जमा लिया, तो उस समय में डुप्लेक्स थे, ठीक है। तो उनका विज़न था कि इंडिया में क्यों नहीं अपनी सुपरमेसी लाई जाए, मतलब कि वर्चस्व लाया जाए और यहाँ पे पूरी तरह से फ्रेंच को ब्रिटिशर्स पे भी हावी कर दिया जाए, ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएं और हम पूरी तरह से यहाँ पे सेटल हो जाएं। तो इसी में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में कैरनेटिक वॉर्स भी हुए थे, जिसके तहत कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो स्किल्स हैं वो पूरी तरह से कह सकते हो कि फ्रेंच का ब्रिटिशर्स से मैच नहीं किया, या फिर फ्रेंच जो है वो टिके नहीं ब्रिटिशर्स के सामने, और उनको ऑब्वियस सी चीज़ है कि थोड़े जगह में सिमट करके और फिर भारत को छोड़ना पड़ा था। तो अब आप देख रहे हो कि 3 के 3 यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं। तो अब लास्टली वही बचते हैं फिरंगी, अंग्रेज। तो ये अब बात करते हैं हम लोग अपना ये टॉपिक, द ब्रिटिश। अब देखिए आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल, फिर है कॉटन, फिनिश्ड गुड्स, इन सब का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो इनको एक मार्केट भी चाहिए था कि यूरोप के बाहर भी एक मार्केट मिले जहाँ से कि हम लोग ट्रेड कर सकें। और कंपनीज़ में क्या हो गया था, कंपटीशन आ गई थी। तो कंपटीशन आने के बाद ये भी चीज़ है कि किसका अच्छा है मटेरियल, किसका नहीं है, इन चीज़ों की भी होड़ चल रही थी। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि इनको क्या चाहिए था कि सामानों पे जो टैरिफ लग रहा है उससे भी हम बच जाएं, हमको बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी पे नहीं करना पड़े। तो ये लोग क्या किए कि अपने जो एंटरप्राइज थे, ठीक है, जो इनको प्रॉफिट दे रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने शामिल कर दिया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि गुड्स जो है उसको चीप रेट पे ख़रीदा जाए और उसको सेल किया जाए हायर रेट पे। तो अब आप देखो, आप तो ऐसे भी देख ही सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे रिसर्च करके भारत पहुँचे थे। ऐसा नहीं था कि आए और सामान बेचे और निकल लिए, वैसी कोई बात नहीं थी। ये पूरी तरह से देख रहे थे कि सामान को बहुत सस्ते में ख़रीदो और उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेच दो। यहाँ पे एक और आप चीज़ समझ लो कि जो 1600 है, ठीक है, तो इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो चार्टर दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू, ठीक है, जो कि रूलर थी इंग्लैंड की, उन्होंने पूरी तरह से ग्रांट कर दिया था और प्रोटेक्शन दे दिया था कि जाओ और जा करके और भारत में जा करके और अपना पूरी तरह से व्यापार जो है वो वहाँ पे शुरू कर दो। तो यूरोपियन कंपनीज़ जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स इंडिया से ख़रीदना शुरू कर दी और इसका डिमांड जो है वो और सप्लाई, उसका इक्वेशन ऐसा था कि ये हायर प्राइसेस पर बिल्कुल भी बिकने के लिए तैयार हो रही थी। और यहाँ पे ये चीज़ें हो गई कि अब कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, राइवलरीज भी बढ़ रही हैं। तो आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स जो है इनको डर भी नहीं था किसी भी बैटल के लिए, ये अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश करने के लिए और अपने, आप कह सकते हो कि इनकी जो नज़र थी टेरिटरी पे उसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के छोटे छोटे रूलर्स से भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। ट्रेड रूट्स जब भी इनके जो शिप हैं उनको रोकने की कोशिश की गई या फिर इनको इनसे टैक्सेस वसूले जाने की कोशिश की गई, तो इन्होंने अपने पावर को इतना ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो कि इंक्रीज़ कर दिया कि ये इनको हर कुछ से मोनोपोलिस्टिक बेनिफिट्स जिसको कहते हैं कि ये बिल्कुल भी डोमिनेट भी कर रहे थे और उसके अलावा लाभ भी उठा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई अपनी फोर्टिफिकेशंस में, ठीक है, और सेटलमेंट में। तो यहाँ पे इनकी स्मॉल आर्मी थी, लेकिन चूंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो ये क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे ये जितने भी भारत के
जो छोटे छोटे पोर्शंस थे उसको प्रॉफिट के लिए ये कब्ज़ा करना शुरू कर दिए थे। अगर आप देखोगे कि जो भारत की मिट्टी है अब वो पूरी तरह से फॉरेनर्स से कह सकते हो कि दब गई थी या इस पे कब्ज़ा हो गया था। लोकल रूलर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स उनमें भी थे आपस में एक प्रदेश के राजा की दूसरे प्रदेश से पटती नहीं थी, जमती नहीं थी, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स का भी साथ दे दिया। तो ये जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि राजनीति अगर आपको सही से करनी नहीं आती है तो आपका जो प्रदेश है वो दूसरे के हाथ में चला ही जाएगा। और ब्रिटिशर्स जो थे ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट गेम प्ले कर रहे थे कि ये आए तो थे भारत में, ठीक है, आप काली मिर्च ले जाने आए हो, सिल्क ले जाने आए हो, कॉटन रॉ मटेरियल ले जाने आए हो, इंडिगो ले जाने आए हो, तो ले जाते तब तक बात ठीक थी। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि नहीं, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे कि सब आपस में लड़ते रहते हैं, या रीजन ऐसे हैं यहाँ के जिनके राजा महाराजा निज़ाम बादशाह जो भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसकी टेरिटरी को भी कब्ज़ा कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग पावरफुल हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे कि जो मुग़ल किंग थे, ठीक है, जहांगीर, तो इन्होंने ही परमिशन दिया था सर थॉमस रो को, जो कि एम्बेसडर थे किंग्स जेम्स वन के, ठीक है, इंग्लैंड के जो थे। तो सर थॉमस रॉ को परमिशन जहांगीर ने दिया था इंडिया में ट्रेड का। तो आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स की नीयत ऐसी रहेगी कि ये लोग बाद में भारत को कब्ज़ा ही कर लेंगे। तो लोगों ने सिर्फ ये ट्रेडिंग कंपनीज़ की तरह इनको, ठीक है, ट्रेड करने दिया था। लेकिन फाइनली 200 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी भारत को। और न जाने कितने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कितने राजा महाराजा हैं, वो भेंट चढ़ गए। ऑब्वियस सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स को भगाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। एक ब्रिटिश राइटर ने ये भी लिखा है, एक अंग्रेज़ ने, कि हम सिर्फ भारत में 12,000 लोग ही गए थे। और चूँकि वहाँ पे आपस में सबसे ज़्यादा कमी थी, तो एकता की कमी थी, यूनिटी की कमी थी, और इस कारण से हम वहाँ पे शासन कर पाए। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल्स जो हैं पलासी, बक्सर, ये चीज़ें, और उसके अलावा कुछ एक्ट्स के बारे में। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।